पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का टकराव केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि यह संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गहराई से प्रभावित कर रहा है। स्वाभाविक रूप से भारत जैसे बड़े आयातक देश भी इस संकट से अछूते नहीं रह सकते। दरअसल यह संकट भारत की अर्थव्यवस्था के उस संतुलन को चुनौती देता है जिसे अर्थशास्त्री गोल्डीलॉक्स संतुलन कहते हैं। गोल्डीलॉक्स संतुलन यानी ऐसी स्थिति जहां अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है लेकिन मुद्रास्फीति नियंत्रित रहती है। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि से भारत का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। इसके साथ ही यह संकट भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए विदेश नीति संबंधी एक दुविधा भी उत्पन्न करता है, क्योंकि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के दृष्टिगत एक साथ अमेरिका और इजराइल जैसे अपने रणनीतिक साझेदार और ऊर्जा तथा क्षेत्रीय संपर्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण ईरान के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखना है। इसी कारण पश्चिम एशिया का यह संकट आज भारत के लिए एक जटिल कूटनीतिक प्रश्न बनकर सामने खड़ा है, जिसमें भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए आज के वीडियो में पूरा विश्लेषण इस बात पर होगा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के इस संघर्ष का भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या आगे क्या पड़ सकता है और इनसे कैसे निपटा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गुप्त और आप देख रहे हैं PSIR रिसर्च। पश्चिम एशिया संकट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा अर्थात पेट्रोलियम और LPG की आपूर्ति, खाद्य और कृषि निर्यात, उर्वरकों के उत्पादन तथा सीमेंट और स्टील जैसे उद्योगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसने रुपए के अवमूल्यन को भी तेज किया है तथा खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा के लिए खतरा भी उत्पन्न किया है। एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दों की सही तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक जानकारी सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संकट की। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। देश अपनी जरूरतों का 85% से अधिक कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, इराक, अमीरात और कतर से आता है। लेकिन इन सभी तेल टैंकरों को एक बेहद संवेदनशील समुद्री मार्ग से गुजरना होता है, जिसे हार्मुज स्ट्रेट कहते हैं। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। दुनिया का लगभग 1/3 समुद्री तेल व्यापार इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी कर रखी है, जिससे इस क्षेत्र में तेल और LNG की आपूर्ति पूरी तरह से रुक गई है। इससे एक तरफ आपूर्ति का संकट उत्पन्न हुआ है तो दूसरी तरफ वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इसका असर भारत की घरेलू तेल आपूर्ति और उसकी कीमतों पर पड़ना स्वाभाविक है। यदि वैश्विक बाजार में ये वृद्धि इसी तरह होती रही और ये अधिकतर अगर 15% भी होती है तो मान के चले कि भारत में आयातित मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ सकती है। इससे वस्तुओं की कीमत में भी तेजी से वृद्धि होगी और भारत का चालू खाता घाटा भी बढ़ सकता है, जो अंततः आर्थिक विकास को 1 से 1.5% तक प्रभावित कर सकता है। इस संकट ने भारत की रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की सीमित क्षमता को भी उजागर किया है। भारत के पास मौजूदा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अर्थात SPR लगभग 53 लाख मीट्रिक टन का है, जो केवल 9.5 दिनों की खपत के लिए ही पर्याप्त है। अगर इसमें कमर्शियल स्टॉक को भी जोड़ दिया जाए तो यह क्षमता अधिकतम 74 दिनों की है, जबकि चीन जैसे देशों ने 6 माह का तेल भंडार तैयार कर रखा है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सीधे हर भारतीय परिवार से जुड़ी है, अर्थात LPG गैस। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता है। इस समय देश में कुल 34 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन है, लेकिन चुनौती यह है कि भारत का लगभग 60% LPG सऊदी अरब, कुवैत और UAE के जरिए आता है और इसका अधिकांश हिस्सा भी हॉर्मुज स्ट्रेट से ही होकर गुजरता है। नाकाबंदी ने इस आपूर्ति में और कमी की है तथा कीमतों में वृद्धि कर दी है। भारत के पास LPG का भूमिगत भंडारण लगभग 1.4 लाख टन है, जबकि देश की दैनिक खपत करीब 80,000 टन है। यानी यह भंडार केवल 2 दिनों की खपत के लिए ही पर्याप्त है। इस संकट को देखते हुए सरकार ने आपातकालीन कदम भी उठाए हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत गैस सप्लाई की प्राथमिकता तय की गई है। घरेलू उपयोग जैसे PNG, CNG और LPG उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति मिल रही है। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक गैस उपभोक्ताओं पर भी पड़ा है। कई जगहों पर गैस की कमी और लंबी प्रतीक्षा अवधि देखी जा रही है। दूसरा प्रभाव भारत के उर्वरक क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। भारत जटिल उर्वरकों के मामले में काफी हद तक आयात पर निर्भर है। उर्वरकों के उत्पादन में लगने वाला अमोनिया, सल्फर और फास्फोरिक एसिड और रॉक फॉस्फेट मुख्य रूप से ओमान, जॉर्डन और अन्य खाड़ी देशों से आते हैं। इसके अलावा घरेलू यूरिया उत्पादन फैक्ट्रियां LNG आयात पर निर्भर हैं। फिलहाल भारत के पास फरवरी 2026 तक 5.5 मिलियन टन यूरिया का भंडार है। अभी खरीफ फसलों का मौसम दूर है, इसलिए तत्काल यूरिया अथवा उर्वरक का कोई संकट नहीं है। लेकिन यदि लंबा चलता है तो सरकार को उद्योगों और बिजली उत्पादन से गैस हटाकर उर्वरक उत्पादन को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि यह मुद्दा भारत की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है। लेकिन इससे औद्योगिक गतिविधियां नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती हैं।
अमेरिका ईरान संघर्ष का असर कृषि निर्यात पर भी बुरी तरह पड़ा है। भारत पश्चिम एशिया को लगभग 11.8 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद का निर्यात करता है। इसमें शामिल है बासमती चावल, फल और सब्जियां, मसाले तथा डेयरी उत्पाद। लेकिन समुद्री मार्गों में व्यवधान के कारण 3000 से अधिक कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर अभी भी फंसे हुए हैं। इसका सीधा असर पड़ेगा पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के किसानों पर और यहाँ के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर। इसके अलावा सीमेंट, स्टील और हीरा उद्योग जैसे क्षेत्र भी प्रभावित हो सकते हैं। सीमेंट उद्योग खाड़ी देशों से आने वाले चूना पत्थर और जिप्सम पर निर्भर है। इसकी आपूर्ति रुकने से सीमेंट की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे बुनियादी ढांचा परियोजनाएं रुक सकती हैं, धीमी हो सकती हैं या इनकी लागत में वृद्धि हो सकती है। स्टील उद्योग भी डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन प्रक्रिया पर निर्भर है, जो प्राकृतिक गैस आधारित है। इसके उत्पादन में कमी से इनकी कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है। और सूरत का हीरा उद्योग भी यूएई और इजराइल से आने वाले कच्चे हीरों पर निर्भर है। यदि आपूर्ति बाधित होगी तो उन उद्योगों का उत्पादन भी प्रभावित होगा, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार का संकट उत्पन्न हो सकता है। इस पश्चिम एशिया की संकट का पूरा असर भारत की मुद्रा पर भी पड़ा है। डॉलर की तुलना में इसकी कीमत घटकर लगभग 93 रुपए तक पहुंच चुकी है। इस स्थिति को संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से लगभग 20 बिलियन डॉलर खर्च किया है, ताकि रुपए की अत्यधिक गिरावट को रोका जा सके। एक और महत्वपूर्ण पहलू है पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीय प्रवासी। खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में भारत से लगभग 1 करोड़ से अधिक नागरिक वहां पर रहते हैं, जो हर साल भारत को 50 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि प्रेषित करते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी भारत की प्रमुख प्राथमिकता है। इस पूरे संकट का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू कहा जाए तो बेहतर होगा, और हुआ है ईरान। ईरान केवल ऊर्जा स्रोत ही नहीं, बल्कि भारत की मध्य एशिया तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, और वो मार्ग है चबहार पोर्ट। यह बंदरगाह भारत से पाकिस्तान को बाईपास करते हुए ईरान के रास्ते में मध्य एशिया तक रास्ता पहुंचाता है, अफगानिस्तान तक रास्ता पहुंचाता है। इस संकट के कारण हमें मध्य एशिया में के देशों जैसे कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से व्यापार भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर दिया है। अब सवाल यह है कि भारत इस संकट से निपटने के लिए क्या कर सकता है। तो सबसे पहला कदम है ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण। भारत को लैटिन अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका जैसे देशों के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा समझौते करने होंगे तथा ईरान और रूस के साथ व्यापार बाधाओं को समाप्त करना होगा, ताकि अमेरिका की तुलना में इन देशों से आयात चूंकि सस्ता होता है, इसलिए यहाँ पर आयात बढ़ाना होगा। इसके अलावा भारत को अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार को भी बढ़ाना होगा, जिसे कम से कम 90 दिनों का करना होगा। भूमिगत भंडार वाकई भू राजनीतिक संकटों की स्थिति में देश को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा उपाय है भारत को तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा। भारत सरकार ने बहुत पहले एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया था। अब जरूरत है कि इस मिशन को आक्रामक रूप से तेजी से आगे बढ़ाया जाए और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार किया जाए, ताकि भविष्य में ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम हो सके। इसके साथ ही घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत अन्वेषण गतिविधियों को तेज करना होगा, ताकि गैस के नए भंडार खोजे जा सकें। यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उत्पादन को भी तेजी से बढ़ाना होगा। इसे अपनाने की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित करना होगा और जैव उर्वरकों को भी प्रोत्साहित करना होगा। एक रास्ता और है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर अर्थात ईएमसी। इस कॉरिडोर को जो चेन्नई से व्लादिवोस्टक तक जाता है, इसे फिर से खोलना होगा, ताकि रूस से कच्चा तेल, उर्वरक और कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। वास्तव में संकट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। भारत को केवल एक ऊर्जा आयातक अर्थव्यवस्था बनकर नहीं रहना है, बल्कि उसे जस्ट इन टाइम सप्लाई मॉडल से आगे बढ़कर के जस्ट इन केस रणनीतिक प्रणाली अपनानी होगी। और इसके लिए अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ईरान और रूस जैसे देशों के साथ संबंधों में फिर से सुधार करना होगा। भारत को तटस्थता छोड़कर गुटनिरपेक्षता को इसके सार सहित अपनी विदेश नीति का आधार फिर से बनाना होगा। तभी देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है और देश की संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति भी सुरक्षित रह सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अगर आप सहमत हो या असहमत हो, अपनी टिप्पणियां हमें ज़रूर दें, ताकि हम और बेहतर विश्लेषण आपके लिए लेकर के आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से शेयर करिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।